एग्जाम्पल नंबर 4 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 3 इक्वेशन दी हुई है, 1, 2 और ये 3। तो आप देख सकते हो कि युगपत अवकल समीकरण में जरूरी नहीं है हमेशा 2 इक्वेशन आए, 3 इक्वेशन भी आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 इक्वेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 3 आंसर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारे पास 2 इक्वेशन होती थी तो हम 2 मान ज्ञात करते थे एक्स और वाई का। यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है तो हम 3 आंसर ज्ञात करेंगे। तो आंसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डिटेल को नोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशनों को हम नोट करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो पहले इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, दूसरी को सेकंड और तीसरी को हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। और यहाँ पे देखो d/dt था तो इसको मैंने क्या लिख दिया, d लिख दिया ताकि ये शॉर्ट में हो जाए। तो शॉर्ट में मैंने d के रूप में इसको इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 0 के बराबर में हमने इस तरह से लिख दिया इसको। ऐसे लिखने से क्या फायदा होता है, और यहाँ पे देखो x वालों को पहले लिख दिया, फिर y वालों का, फिर z वालों का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिमेट्री बनाकर लिखा इसको, यानी कि एक तरह से लिखा सभी इक्वेशनों को। ऐसे लिखने का क्या फायदा है, ऐसे लिखने से क्या होता है कि कई बार हमें क्या होती है जो डिटेल अलग अलग इक्वेशन में नहीं दिखती वो डिटेल हमें एक जैसे लिखने से मिल जाती है। तो यहाँ पे हम देखो हमें इसको देखने से पता चल जाता है अब कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें तीनों इक्वेशन दिख रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा हुआ है इस तरह से लिखने से। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास NY लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी N लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। और यहाँ पे NX लिखा हुआ है। यदि मैं इसको x से गुणा कर देता हूँ, इसको मैं x से गुणा करूँगा यहाँ पे x से, और इसको मैं गुणा कर दूँ y से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ से ये पद कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, m है, माइनस का mx है और यहाँ पे x है साथ में, और यहाँ पे क्या है माइनस का mz है। यदि हम इसको x से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, तो mzx हो जाएगा। और यहाँ पे देखो mx z की कमी है, केवल z की कमी है, तो हम क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे z से। तो z से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो ये पद और ये पद दोनों का चिन्ह चेंज है, तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ से ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, और भी पद कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करते हैं एक्स वाई जेड से गुणा करके। तो एक्स वाई जेड से गुणा करके हम इन दोनों को इन तीनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो हमें केवल ये इक्वेशन मिलेगी। ये कैसे मिली, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पद और ये वाला पद एन वाला इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, एम वाला भी इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद कैंसिल होंगे, पहले कैंसिल नहीं होंगे। इस तरह से वो एल वाले कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो इस तरह से हमारे पास केवल 3 ही पद बचेंगे यहाँ पे। और ये एक्स वाई जेड कैसे आ गया आगे, तो ये कब कैंसिल होंगे, जब हम इसको एक्स से गुणा करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे वाई से और इसको हम गुणा करेंगे जेड से, तब जाकर ये कैंसिल होंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगी। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ, अवकलन लिखा हुआ। अवकलन कैसे लिखा हुआ, सामने तो क्या लिखा हुआ x लिखा हुआ और फिर d/dt और यहाँ पे x लिखा हुआ है, यानी कि x तो बाहर लिखा हुआ है और एक अक्ष है जिसका अवकलन हो रखा है। तो आप देख सकते हो ये कब बनता है, इस तरह का पद कब बनता है, निरीक्षण मेथड यानी कि बाय इन्फेक्शन मेथड में यहाँ पे यूज में लेने वाला हूँ। अब तो हम क्या करते हैं, जब हम x की पावर 2 का अवकलन करते हैं तो तब ये पद बनेगा। हमें कैसे बनेगा, देखो 2x और dx/dt। तो आप देख सकते हो ये पद हमें कब मिला, जब x की पावर 2 का अवकलन हुआ। अब मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, इसको शॉर्ट में x की d की पावर 2 लिख सकता हूँ इस तरह से। तो हमें ये मिला है। तो ये कब मिलेगा, जब हमारे पास इस तरह से होगा। तो यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे x है और dx है। यहाँ इसको यदि मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2x dx। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तो हमारे पास यही तो पद है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हमारे पास यही पद है यहाँ पे x dx, लेकिन साथ में 2 नहीं है। तो 2 की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस साइड में तो 0 है। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने इसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया, ये लो 2 से गुणा कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो फिर भी 0 है तो इसके साथ में 2 आ गया ऑटोमेटिकली। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस रूप में लिख देंगे। निरीक्षण मेथड से हम क्या करेंगे, रिवर्स में लिखेंगे, यानी कि ये क्या हुआ, d की पावर 2 का अवकलन यही क्या होता है, ये होता है। तो मैंने इसको वापस इस तरह से लिख दिया कि dx की पावर 2। अभी मैंने करके दिखाया था ये कैसे आया,
तो यहाँ पे इसका जैसे अवकलन करेंगे तो वापस यही तो पद हमें मिलेगा। तो हमें इस तरह से लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। कैसे, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे टी के पदों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, d/dt, और यहाँ पे अवकलन किसका हो रहा है, x⁻2 का हो रहा है, फिर प्लस d/dt, और अवकलन किसका हो रहा है, y⁻2 का हो रहा है, फिर यहाँ पे d/dt, और यहाँ पे z⁻2 का अवकलन हो रखा है, और ये क्या हो रहा है, 0 के बराबर। अब हम इसका t के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दें, तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अवकलन हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x⁻2 प्लस y⁻2 प्लस z⁻2, और इस साइड में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लगा देंगे इस तरह से c। तो हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x⁻2 y⁻2 और z⁻2, और यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसको मैंने क्या बोल दिया, c1। तो इस तरह से हमें पहला आंसर मिल चुका है। तो ये हमारे पास पहला आंसर हो चुका। इसी तरह से हम और भी आंसर प्राप्त करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन हम तो 3 आंसर प्राप्त करेंगे। तो पहला आंसर तो हमें मिल चुका है। दूसरा आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वेशन हमारे पास है। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसको L और इसको M और इसको N से मैं गुणा करूंगा और ऐड कर दूंगा तो भी हमें आंसर मिलेगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है L, यहाँ पे देखो NY है यहाँ पे, और यहाँ पे NY है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो NY लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे लिखा हुआ MZ। और इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे Y है और यहाँ पे Y है। लास्ट वाले इक्वेशन को देखो आप, यहाँ पे भी Y है और यहाँ पे भी Y है, लेकिन Y यहाँ पे Y के साथ में क्या आ रहा है, N आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, L है। तो यहाँ पे L होना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, L से इसको गुणा करूंगा, लेकिन यहाँ पे L, यहाँ पे नीचे N नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे वाले को N से गुणा करेंगे। और ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हो ये x है, तो यहाँ पे x वाला पद है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो यहाँ पे x वाले के साथ m आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर x के साथ में क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो यहाँ पे m कब होगा, जब हम इसको m से गुणा करेंगे, तो इसको m से गुणा कर देंगे, और नीचे वाले के साथ में क्या आना चाहिए, n आना चाहिए, तो इसको n से गुणा करेंगे, तो यह क्या होगा, n से गुणा कर रहे हैं, तो जब इसको गुणा करके ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यह क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे हम गुणा करेंगे ये y वाले से y वाला कैंसिल हो जाएगा इस तरफ, और इसी तरह से z वाला है जो ये z वाला और ये z वाला कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर से यहाँ पे ये l गुणा होगा तो ये l dx, ये m dy और ये n dz बच जाएगा। तो हम करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने समीकरण 1, 2 और 3 इसको क्या किया, l m n से गुणा करके जोड़ दिया। गुणा करने पर आगे क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी सही, तो जोड़ने पर हम क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ऐड करेंगे हम गुणा करके, तो गुणा करके जैसे ऐड किया तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हमने सोल्व किया, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो डायरेक्ट इस तरह से दिया हुआ, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं एक को करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, L dx है, केवल इसको मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो L तो क्या है, कांस्टेंट है, D को क्या में लिख देंगे, dx/dt लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। ये क्या हो रखा है, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अवकलन हो रखा है x का। अगर मैं इसका t के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा L, और ये क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल x बचेगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, lx हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे t के सापेक्ष। t के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन हो रखा है, तो t के सापेक्ष से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, lx हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, my हो जाएगा, और ये nz हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट भी आना चाहिए, तो इस साइड मैंने कांस्टेंट लगा दिया c2। तो इस तरह से हमें दूसरा आंसर मिल चुका। अब आप देख सकते हो हमने क्या किया, दोनों बार ऐड किया। यहाँ पे भी तीनों इक्वेशनों को हमने क्या किया, इससे गुणा करके ऐड किया, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, इससे गुणा करके ऐड किया, तो हमें आंसर मिलता है। तो अब एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी पहले शुरू L से गुणा किया पहली इक्वेशन को, यहाँ पे पहली इक्वेशन को x से गुणा किया, तो एक बार इनके गुणनफल से भी गुणा कर सकते हैं हम, Lx और यहाँ पे my, क्योंकि यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन को y से और m से, तो my से भी गुणा कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन को देखो यहाँ पे किससे गुणा किया, z और n, तो हम क्या करेंगे, nz से एक साथ गुणा करेंगे। तो एक साथ क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, Lx my और nz से इसको तीनों को गुणा करेंगे और ऐड कर देंगे हम। तो करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को हमने क्या किया, Lx my और nz से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा, ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे मैंने
टाइपिंग में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे लास्ट में ये भी लिखना चाहिए था कि ऐड करेंगे हम इन इक्वेशनों को, गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी हमें। तो ये जो इक्वेशन मिलेगी, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, सेम टू सेम यही तरीका है। यहाँ पे देखो x dx y dy z dy, तो यहाँ पे ये आपको मिल रहा है। लेकिन इस बार क्या किया हमने, l m n से गुणा किया, इसलिए इसके साथ में देखो l m और n आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या गया, l m और n आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो l m n तो कांस्टेंट है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ में क्या आ रहा है, ये वाला जो पद आ रहा है यहाँ पे, इसको जैसे यहाँ पे सोल्व किया उसी तरह से यहाँ पे भी सोल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर आया सेम टू सेम इसी का भी आंसर वही आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें एल एम एन से गुणा और का, तो वो गुणनफल ऐसे कैसे आ जाएगा। तो मैं इसका सोल्व करूंगा तो मैं ये मिलेगा एल डी एक्स डी की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इसको मैंने क्या लिख दिया, इस तरह से लिख दिया, इस वाले पद को इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले पूरे पद को ऐसे लिख दिया, और एल तो कांस्टेंट था इसलिए यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से ये जो पूरा पद था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, और ये जो पूरा पद था इसको मैंने ऐसे लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हम टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। तो टी के सापेक्ष जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है, टी के सापेक्ष अवकलन है यहाँ पे। तो अवकलन है तो इंटीग्रेशन करते ही अवकलन हट जाएगा यहाँ से, तो इसका अवकलन हटा देंगे हम। तो टी के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका अवकलन हट जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे इसको सोल्व किया, देखो डी को हटा दिया हमने, डी को कैसे हटाया, टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ पे देखो टी के सापेक्ष जैसे इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया, यहाँ से डी हट चुका है यहाँ से, तो डी हट चुका। और यहाँ पे देखो एल कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट आ गया, एम कांस्टेंट था तो यहाँ पे आ चुका, एन कांस्टेंट था तो ऐसे कैसे यहाँ पे आ चुका। और इस साइड में हमने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट लगेगा, तो कांस्टेंट लगा दिया C3। तो इस तरह से आप देख सकते हो 3 इक्वेशन थी हमारे पास, 3 इक्वेशन थी तो 3 आंसर मिल चुके, पहला आंसर, दूसरा आंसर और ये तीसरा आंसर। तो इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 को हमने सोल्व किया। तो आप देख सकते हो कि 3 इक्वेशन भी आ सकती है इस तरह से आपके पास क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को सोल्व कर दिया है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।